ओके जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने हेक्साडेसिमल इनपुट आउटपुट, हेक्साडेसिमल बाइनरी इनपुट बाइनरी आउटपुट को डिस्कस कर लिए। अब हम आगे कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि हम प्रोग्राम जब भी स्टार्ट करते हैं उसमें डॉट मॉडल के बाद डॉट स्टैक 100 हेक्स लिखते हैं। तो एक्चुअल में जब आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड किया जाता है, असेंबली का प्रोग्राम लिखते हैं हम और मेमोरी में लोड हो जाता है, तो उसको डिफरेंट सेगमेंट मिलते हैं। एक को हम कहते हैं कोड सेगमेंट, एक कहते हैं डाटा सेगमेंट। कोड सेगमेंट जिसमें आपके प्रोग्राम का सारा कोड पड़ा होता है। डाटा सेगमेंट वो वाला सेगमेंट होगा जिसमें आपके प्रोग्राम का सारा डाटा जाएगा, जो कि आप दो डाटा के सेक्शन में लिखेंगे। सिमिलरली एक और सेक्शन आपके प्रोग्राम को मिलता है, उसको हम कहते हैं स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट वो सेगमेंट होगा जो कि आपके प्रोग्राम के साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा, जहां पे स्टैक वाली इंस्ट्रक्शन सारी की सारी या वो इंस्ट्रक्शन जो कि स्टैक को यूज करती हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है या उनसे रिलेटेड टास्क किए जाते हैं। तो ये एक्चुअली में जो हम लोगों ने ये डॉट स्टैक 100 हेक्स लिखा है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम के साथ 100 हेक्सा लोकेशंस का, 100 हेक्सा बाइट्स का, अगर हेक्सा में लिखा तो 100 हेक्सा बाइट्स का स्टैक एसोसिएट कर दो। 100 हेक्सा बाइट्स एक्चुअली में 256 बाइट्स बनती है डेसिमल में। 100 हेक्सा इक्वल होता है 256 बाइट्स के। तो आपके प्रोग्राम के साथ इतना मेमोरी एरिया कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो 100 हेक्सा मेमोरी लोकेशंस होंगी ये स्टैक के तौर पे डील करनी होंगी, और ये जिस सेगमेंट में ये पड़ी होंगी उस सेगमेंट का सेगमेंट रजिस्टर में पड़ा होगा, उसका सेगमेंट एड्रेस। अब इस मेमोरी एरिया को एक्सेस कैसे किया जाएगा, ये किस तरह से होगा? तो इस मेमोरी एरिया को हम खुद से एक्सेस नहीं करते। स्टैक सेगमेंट का जो सेगमेंट एड्रेस है एसएस रजिस्टर में पड़ा होगा, और स्टार्ट में हमने पढ़ा था स्टैक सेगमेंट के साथ एक इंडेक्स या ऑफसेट रजिस्टर यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं एसपी रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो है उसके अंदर ऑफसेट एड्रेस पड़ा होगा स्टैक सेगमेंट का। अगर तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 100 हेक्सा लिखा है तो अज्यूम करेंगे मेमोरी लोकेशन है, और इसका ऑफसेट, इस सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस है 00000000144 हेक्सा बिट्स में लिख रहा हूं। करते करते ये टोटल ना 100 हेक्सा लोकेशन है और इसका ऑफसेट एड्रेस है 0100। तो जो स्टार्ट में एसपी रजिस्टर की वैल्यू हम लिखेंगे तो एसपी रजिस्टर की स्टार्टिंग वैल्यू 100 हेक्सा होती है। स्टार्ट वैल्यू अगर मैंने यहाँ 100 हेक्स लिख दिया तो इसमें स्टार्ट में एसपी रजिस्टर इस जगह पे पॉइंट कर रहा होता है, यानी ऑफसेट एड्रेस उसमें स्टैक सेगमेंट के 100 ऑफसेट एड्रेस पड़ा होगा। ये रजिस्टर एसपी रजिस्टर ऑफसेट एड्रेस के साथ एसएस सेगमेंट एड्रेस स्टोर कर लेगा। अब इस एरिया को यूज कैसे किया जाएगा? तो कुछ इंस्ट्रक्शन है जो स्टैक इंस्ट्रक्शन कहलाती है, स्टैक इंस्ट्रक्शन के साथ वर्क करती है। जो नंबर 1 इंस्ट्रक्शन है वो है पुश इंस्ट्रक्शन, और नंबर 2 है पॉप इंस्ट्रक्शन। इन दोनों इंस्ट्रक्शन के साथ 16 बिट रजिस्टर यूज किया जाता है। इस इंस्ट्रक्शन को सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। हम यूं लिख सकते हैं पुश ax, पुश bx, 16 बिट रजिस्टर। पुश a वाले लिखा जा सकता है, 8 बिट रजिस्टर यूज नहीं किया जा सकता। ये इंस्ट्रक्शन काम क्या करती है? फॉर एग्जांपल अगर ax में 1 2 3 4 पड़ा है तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ax इंस्ट्रक्शन, पुश ax इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 स्टैक में पुश कर दिया जाएगा और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो मैं कहूंगा ये स्टैक पॉइंटर है, ये 0 100
इंडेक्स ऑफसेट पेयर और करते करते 0 0 0 0 ऑफसेट। पुश एएक्स की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, यहां पे एसपी था, एसपी को 2 से डिक्रीमेंट करेगी, यानी 0 0 एफ ई पे ले आएगी। जब 0 100 में से 2 डिक्रीमेंट करो तो 0 0 एफ एफ और फिर 0 0 एफ ई। तो ये इसमें 2 माइनस करें, -2 करने पे यहां पे आ गया। और ये जो दो लोकेशन बनी 0 0 एफ ई 0 0 एफ एफ, इन पे 1 2 3 4 को स्टोर करा दिया। यहाँ 1 2 3 4 यहाँ स्टोर हो गया, पुश कर दिया गया। अगर मैंने दोबारा कहीं bx में पढ़ा था, लेट्स सपोज 0 a to 5 एग्जाम, और मैंने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की पुश bx, तो पुश bx ने भी ये किया, 2 से डिक्रीमेंट किया, 0 0 f e को 2 से डिक्रीमेंट करो, -2 करो तो f d और f c बन गया। ये दो लोकेशन आ गई, sp 0 0 f c पे आ गया। और जो ये ax की वैल्यू थी 0a25, उसको स्टैक के ऊपर स्टोर करा दिया गया। 0a25 को स्टैक के ऊपर 2 बाइट्स पर। इस इंस्ट्रक्शन ने हमेशा स्टैक के अंदर 2 बाइट्स स्टोर करानी है, जो रजिस्टर लिख देगा वो 2 बाइट्स स्टोर करानी है। लेकिन बैकएंड पे क्या प्रोसेस करना है, स्टैक पॉइंटर को भी माइनस करते रहना, पुश ax। सिमिलरली जो पॉप की इंस्ट्रक्शन है, पॉप ax लिखेंगे या पॉप bx लिखेंगे, तो पॉप की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, टॉप ऑफ द स्टैक, यानी जहां पे स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा उसको हम टॉप ऑफ द स्टैक कह रहे हैं, उस पोजीशन से 2 बाइट्स रीड कर लेगी और स्टैक पॉइंटर को अपडेट कर देगी, 2 से इंक्रीमेंट कर देगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पुश bx अब लिखा, तो स्टैक पॉइंटर कहां पे है, एक्चुअली में स्टैक पॉइंटर 00fc पे है। यहां पे 2 बाइट रीड होंगी, वो ax bx में आ जाएगी और स्टैक पॉइंटर को अपडेट करके यहां पे ले जाएगा। तो पुश इंस्ट्रक्शन स्टैक पॉइंटर में -2 करती है और पॉप इंस्ट्रक्शन स्टैक पॉइंटर में +2 करती है, और साथ ये रीड करके रजिस्टर में ले आती है, ये रजिस्टर से रीड करके स्टैक पॉइंटर वाली पोजीशन पे मेमोरी में स्टोर करवा देती है। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन हो किसी का? अब सर पॉप पे एक दफा रिपीट कर दें। पॉप इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक, यानी जहां पे स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहां से 2 बाइट रीड करके जो उसके साथ रजिस्टर लिखा गया उसमें ले आना और स्टैक पॉइंटर को 2 से इंक्रीमेंट कर देना। हम इसको यूं कह सकते हैं कि जो पुश इंस्ट्रक्शन है ना, अगर मैंने लिखा है ना पुश ax, तो बैकएंड में इसने क्या करना है, ax की वैल्यू को कॉपी करना है कहां पे, मेमोरी ऑफ स्टैक पॉइंटर में, और उससे पहले स्टैक पॉइंटर में इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। ये पुश ax की इंस्ट्रक्शन ने करने का ये काम बैकएंड में वो कर रहा होता है। अगर हम इसको स्मॉल स्मॉल ऑपरेशन के तौर पे लिखूं, और अगर पॉप ax लिखूं तो पॉप ax की इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है, मेमोरी ऑफ स्टैक पॉइंटर से 2 बाइट्स रीड करके ax में ले आएगी और स्टैक पॉइंटर में 2 का प्लस कर देगी। समझ आ रही है बात सबको? सर पॉप में ऐड हो जाएगा 2 और जो पुश है उसके अंदर माइनस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। स्टैक पॉइंटर का मतलब है उसके अंदर जो एड्रेस पड़ा है वो, मतलब सर दो जो पॉइंट्स हैं, मतलब कि जो जो 2 लोकेशंस हैं वो आगे चला जाएगा। जो भी अगर कंटेंट ऐसे करेंगे तो कंटेंट आगे जाएगा पहले, मतलब कि वैसे करेंगे तो सिंपल एड्रेस आगे जाएंगे। जी ऐसे ही है। सही है। हमने पुश और पॉप लिखना है, बैकएंड पे ये काम हो रहा है। मैं इसको साथ साथ करके भी देखते हैं। तो मैं ना ये ओपन कर लेता हूँ।
तो जी टास्क की फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा जो कोड लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे ही खत्म कर देता हूँ। तो मेरे पास ये कुछ स्ट्रिंग पड़ी है, टैग 100 टैग लिखा है। यहाँ पे आके मैं रखता हूँ मूव ax, 1 2 3 4 हेक्सा और पुश ax किया। सिमिलरली मूव bx, 0 8 2 5 हेक्सा और पुश bx कर दिया। फिर आगे आके मैं लिखता हूँ pop bx pop bx, बस ये सारे कुछ लिखे और मैं अपने प्रोग्राम को ml task 1 प्रोग्रेस फाइल को एग्जीक्यूट कर लिया। टास्क 1 यहाँ पे तो मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने प्रिंट कुछ भी नहीं कराया, कंसोल पे तो कुछ नहीं शो हो रहा। सिर्फ मैंने भी कोड लिखा। यहाँ तक सब साथ है, यहाँ तक सबको समझ आ रही है ना? यस सर। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को अगर मैंने डीबगर मोड में ओपन करना होता कि मैं एक लाइन बाय लाइन करके एग्जीक्यूशन करके देखूं, तो कैसे करेंगे? डीबग लिखेंगे और टास्क का नाम लिखेंगे task1.exec। डीबगर में ओपन हो गया, अनअसेंबल किया तो ये कोड आ रहा है। कोड क्या है? move ax, 076b move ds, ax, ये तो इंस्ट्रक्शन ऐसी आ गई। अब आ रहा है move ax, 1 2 3 4 push ax, move bx, 0 8 2 5 push bx, pop ax, आगे move ax, 4 c और interrupt 21। तो ये करने से पहले मैं r की कमांड चला रहा हूं, रजिस्टर की कमांड, ताकि रजिस्टर के स्टेटस देखें जरा। करंट ax में ff पड़ा है, गार्बेज वैल्यू पड़ी है cx की। जरा इनको देखिएगा, कोड सेगमेंट में 076a पड़ा है जो कि कोड सेगमेंट का एड्रेस है। स्टैक सेगमेंट में 076e पड़ा है, स्टैक सेगमेंट का एड्रेस है। ऐसे ही इनमें a पड़ा है लेकिन डाटा सेगमेंट बदल जाएगा, 76b बन जाएगा। स्टैक पॉइंटर की वैल्यू देखिए, स्टैक पॉइंटर कहां पे है? 0100 पे। स्टैक पॉइंटर कहां पे है? 0100 पे। और करंट इंस्ट्रक्शन कौन से एग्जीक्यूट होने लगे? मूव ax, 076b, यानी डाटा सेगमेंट वाली। मैंने ट्रेस किया, ax में आ गया 076b, फिर ट्रेस किया, डाटा सेगमेंट में आ गया 076b। मूव ax, 1 2 3 4, ट्रेस किया, ax में आ गया 1 2 3 4। अभी मैं ट्रेस करने से पहले आपको कुछ डंप करके लोकेशन दिखा दूं। डंप हम करते हैं स्टैक सेगमेंट की 0 लोकेशन, स्टैक सेगमेंट की SS 00 से लेके 0100 तक की लोकेशन। यहाँ देखेंगे तो इस तरह का SS का मतलब स्टैक सेगमेंट इस 000 से लेके 0100 तक की लोकेशन दिखाते हैं। कोई गार्बेज डाटा पड़ा होगा, ठीक है जी। ये सारा डाटा गार्बेज है। ये 0100 लोकेशन है, ये 0FF है, ये FE है, FC, FD, FC एंड सो ऑन, बैक ट्रैक। अब मैं ट्रेस करता हूं, पुश AX की इंस्ट्रक्शन चलेगी, पुश AX इंस्ट्रक्शन चलेगी। देखिए AX के अपने कंटेंट कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क कहां पे है? स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 00FE हो गई, 100 से 2 डिक्रीमेंट हो गई। समझ आ रही बात? 100 से 2 डिक्रीमेंट हो गई स्टैक पॉइंटर की वैल्यू। अब दोबारा डंप करके देखें जरा स्टैक सेगमेंट को, SS कोलन 000 से लेके 0100 तक डंप कर रहा हूं, इतना एरिया का स्टैक है। तो अगर आप नोट करें तो ये हमारी वैल्यू कॉपी हो गई 1 2 और 3 4। ये 1 2 FF पे 1 2 पड़ा है और FE पे 3 4 पड़ा है। नजर आ रही है बात सबको? ये 1 2 3 4 चला गया। दोबारा ट्रेस करते हैं, BX में 0825 आ गया। अब जरा मैं ट्रेस करूंगा, आप देखिएगा। अब ट्रेस किया तो स्टैक पॉइंटर की अपनी वैल्यू क्या हो गई? 00FC।
00FC2 से और डिक्रीमेंट हो गया, डंप करके देखें, डंप SS कॉलन 0000100। अब यहाँ पे देखें ये 1 2 3 4 था, ये 0825 भी चला गया, 0825। अपर बाइट बाद में होती है, लोअर बाइट पहले आती है, तो 25 और फिर 0 है। तो अगर हम देखें तो FC वाली लोकेशन पे 25 पड़ा है, FD वाली पे 08 पड़ा है, फिर FE वाली पे 34 और SF पे 12 पड़ा है। और स्टैक पॉइंटर अब इस वक्त इस पोजीशन पे है। अगर मैं फिर ट्रेस करूंगा, पॉप BX किया था हमने पहले, अब स्टैक पॉइंटर देखें FE पे अपडेट हो गया, फिर ट्रेस किया तो स्टैक पॉइंटर 0100 पे आ गया। तो पॉप करने पे स्टैक से उठा लिया जाता है डाटा, पुश करने पे स्टैक में रखवा दिया जाता है। तो यहाँ पे ये FE 1 2 3 4 ये मैंने उल्टा ड्रॉ किया हुआ ताकि आसानी से समझ आता है। समझ आ रही है? पुश और पॉप की सेक्शन आपको समझ आएंगे? सर पुश में तो +2 होना चाहिए और पॉप में -2, ये -2 पुश में कैसे होता है? पुश में तो कोई हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम कर क्या रहे, स्टैक पॉइंटर को स्टार्ट में 100 पे रख देते हैं। तो अब ये 100 से लेके असेंबलर क्या करता है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 100 पे रखे, जो इतना एरिया ना ये एरिया सारा स्टैक का है, इसलिए वो नीचे को डिक्रीमेंट करता जा रहा है। अच्छा, इसलिए वो डिक्रीमेंट करता है। समझ आ रही है? और वो फिर जब पॉप करते हैं तो वो वापस प्लस करके ऊपर पॉइंटर को मूव करते हैं। ताकि टॉप ऑफ द स्टैक चेंज हो जाए। ठीक है सर। सर पॉप करने से मेमोरी लोकेशन में उसकी वैल्यूज भी खत्म हो जाती है? नहीं, वो वैल्यू बेशक वहां पड़ी रहती है, क्योंकि स्टैक पॉइंटर को हम खुद से एक्सेस नहीं करते, वो पुश और पॉप की सेक्शन खुद करती हैं, और वो हमेशा स्टैक पॉइंटर की वैल्यू की बेस पे कर रही होती है। तो इसलिए अगर वो वैल्यू पड़ी भी हुई है उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको एक्सेसिबल नहीं रहती। एक्सेसिबल वही वैल्यू है जो पॉप के जरिए करनी है। पॉप ने क्या करना है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को देखते हुए एक्सेस करना है, तो स्टैक पॉइंटर ही अपडेट हो गया होता है। ओके सर। अगर मैं यहाँ पे ये लिख लूं, पॉप AX पहले कर लूं और फिर पॉप BX करूं, अब क्या होगा बता सकते हैं? जब ये चारों इंस्ट्रक्शन चल जाएंगी तो क्या होगा एट द एंड? तो ये नहीं चलेगा क्योंकि जो स्टैक होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। क्यों नहीं चलेगा, करके देख लेते हैं। हम इसको एग्जिट करते हैं, यहाँ से क्लियर करते हैं, दोबारा से लोड कर लेते हैं। मतलब करें, अब देखें पुश BX और पॉप AX पहले हो रहा है, पॉप BX बाद में हो रहा है। ट्रेस करना स्टार्ट करें, ये AX में 1 2 3 4 आया, पुश कर दिया तो SP में 00FE आ गया, फिर पुश मूव BX, A2 0825 किया, पुश कर दिया तो SP में 0FC आ गया जी। अब मैं जब पॉप AX करूंगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके ख्याल से? सर BX में AX की वैल्यू आ जाएगी? जी बिल्कुल, अभी पॉप AX पे करने में जो BX की वैल्यू थी, सॉरी एक मिनट में कॉल ले प्लीज। जी सॉरी, यहाँ पे मैं दोबारा ट्रेस करता हूँ। सर आपका माइक म्यूट है। ओके थैंक यू।
हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब मैंने ये दोनों इंस्ट्रक्शन चला दी तो AX में आ गई BX की वैल्यू और BX में आ गई AX की वैल्यू। ऐसा क्यों हो रहा है? जब AX को पुश किया तो टॉप ऑफ द स्टैक 1 2 3 4 पड़ा है, फिर BX को पुश किया तो टॉप ऑफ द स्टैक 0 8 2 5 आ गया। अब जब पॉप की पहली इंस्ट्रक्शन चली तो उसने टॉप ऑफ द स्टैक से चीज उठानी है और AX में ले आनी है, तो क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक अब 0 8 2 5 पड़ा था वो AX में आ गया। फिर अगली दफा जब पॉप चला तो टॉप ऑफ द स्टैक 1 2 3 4 पड़ा तो वो BX में आ गया। इसलिए इन जनरल अगर हम उन्हीं कंटेंट्स को रिपीट करना चाहें कि उसी ऑर्डर में आए तो फिर हम रिपीट इस तरह करते हैं कि जो ये रजिस्टर है जिस ऑर्डर में पुश किया उसके रिवर्स ऑर्डर में पॉप करें। अदरवाइज अगर स्वैप करना है तो फिर हमने इसको इस तरह से लिख लिया तो AX और BX के कंटेंट स्वैप हो गए। समझ आई बात सबको? सही रिपीट कर दें। देखिए जब हम पुश करेंगे हमने ये इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर लिखा है, पुश AX, पुश BX, पॉप AX, पॉप BX। एक्चुअल में हुआ क्या, सबसे पहले AX को पुश किया स्टैक में AX की वैल्यू चलेगी, फिर BX को पुश किया स्टैक में BX की वैल्यू चलेगी। अब एसपी पॉइंटर यहाँ पे पॉप जब करना है तो पॉप इंस्ट्रक्शन तो काम ये करती है कि स्टैक पॉइंटर जहां पे होता है वहां से डाटा उठाती है और AX में ले आएगी। तो उस वक्त वहां पे डाटा किसका पड़ा होगा? BX का, क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक आफ्टर पे जो चीज पुश हुई थी वो तो BX की वैल्यू थी, तो इसलिए वो BX के कंटेंट AX में आ गए। उसके बाद स्टैक पॉइंटर इस जगह पे आ गया, फिर उसने AX को उठाया तो यहाँ पे ले आया, तो इसका मतलब AX और BX के कंटेंट आपस में स्वैप हो गए। तो अगर तो हम स्वैप नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जिस ऑर्डर में पुश किया वही कंटेंट दोबारा वापस आ जाए, तो जिस ऑर्डर में पुश किया उसके रिवर्स ऑर्डर में पॉप करेंगे, यानी पॉप BX में पहले करेंगे और पॉप AX बाद में करेंगे। ये समझ आती है? यस सर। सर इसको हम नॉर्मल स्टैक की तरह नहीं डील करें जो फर्स्ट एंड लास्ट आउट की तरह डील होते हैं? वही है। तो देखें अगर मैंने ऑर्डर लिखा था अभी एग्जैक्टली वो है, पुश AX फिर लिखा पुश BX, पॉप AX, पॉप BX लिखे और अज्यूम कर लें AX में पड़ा था 1 2 3 4 और BX में पड़ा था 5 6 7 8। जब पुश AX करेंगे तो स्टैक में सबसे पहले क्या एंटर होगा? जी पुश AX करेंगे तो स्टैक में क्या चीज आएगी? AX का कंटेंट 1 2 3 4 चला गया स्टैक में। दोबारा पुश करेंगे BX को तो स्टैक में चला जाएगा 5 6 7 8, स्टैक पॉइंटर इधर आ गया। ठीक है जी। अब मैं जब पॉप AX करूंगा तो सबसे लेटेस्ट क्या एंटर हुआ था? 5 6 7 8। या हम स्टैक को कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट, दो एक ही बात है ना ये। तो लास्ट में क्या चीज इन हुई थी? 5 6 7 8। अब मैं जब पॉप AX करूंगा तो 5 6 7 8 AX में आ जाएगा और SP वापस चला जाएगा। फिर जब पॉप करूंगा तो 1 2 3 4 BX में आ जाएगा। तो सबसे जो पहले एंटर हुआ था लास्ट इन वो फर्स्ट आउट हो गया, हम इसे कह लेते हैं फर्स्ट इन था वो एंड पे आउट हुआ, तो वो स्टैक है। समझ आइए बात की? अच्छा ठीक हो गया सर। हम यहाँ पॉप अगर CX लिखें, हाँ कुछ भी लिख सकते, आपने सिर्फ 6 AX का CX लिखते तो ये टॉप ऑफ द स्टैक वैल्यू पड़ी थी वो CX में आ जाती। ओके सर ये पॉप वाला पार्ट रिपीट कीजिएगा सर। देखिए पॉप इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, जब मैं पॉप इंस्ट्रक्शन लिखता हूं तो कोई भी रजिस्टर 16 बिट लिखता हूं, मैं CX लिख देता हूं। पॉप इंस्ट्रक्शन में सिर्फ ये करना है कि टॉप ऑफ द स्टैक से वैल्यू उठानी है और CX में ले आनी है। अब जो भी चीज टॉप ऑफ द स्टैक पड़ी होगी 5 6 7 8 पड़ा है, यानी जो सबसे एंड पे एंटर हुई है वैल्यू, टॉप ऑफ द स्टैक का मतलब ये नहीं है कि मेमोरी में टॉप पे पड़ी है, टॉप ऑफ द स्टैक का मतलब जो सबसे लेटेस्ट एंटर हुई थी
तो जब ये दोनों इंस्ट्रक्शन चल गई तो सबसे लेटेस्ट जो एंटर हुई थी वो 5678 थी, तो पॉप cx करने पे 5678 cx में आ जाएगा। अब स्टैक पॉइंटर अपडेट होकर इधर चला गया। आप जब पॉप करेंगे तो आप जिस जगह पे स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहां से वैल्यू उठेगी और जो भी अप्रोप्रिएट रजिस्टर उसके साथ मेंशन किया वहां आ जाएगी। सर लेटेस्ट वैल्यू तो 1234 नहीं है, क्योंकि वो नहीं के बाद आ रही है। लेटेस्ट वैल्यू का मतलब है जो सबसे एंड पे एंटर हुई है। पहले क्या एंटर हुआ था 1 2 3 4, उसके बाद क्या एंटर हुआ था 5 6 7 8। ओके सर। तो लेटेस्ट उसको कहेंगे ना जो एंड पे एंटर होगा। जिसमें करती है बात की। कोई क्वेश्चन हो भी करना है जी। चलिए इसमें हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस बताते हैं। फंक्शंस कहते हैं फंक्शंस। सर स्टैक की वैल्यू लिमिटेड होती है कि हम बस मतलब कि उसके अंदर पुश करते हैं? नहीं, जितना हमने दिया है आपको एरर आ जाएगा स्टैक ओवरफ्लो का। अगर आपने 100 हेक्सा से ज्यादा 256 बाइट्स से ज्यादा एंटर किया तो ओवरफ्लो हो जाएगा, एरर आ जाएगा। वो जो सर हम स्टार्ट में लिखते हैं स्टैक 100 हेक्सा, उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर। उसकी वजह से 100 हेक्सा मिलेगा। अच्छा फंक्शंस आप लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज में बनाना सीखे? हमने फंक्शन बनाए कभी हाई सी लैंग्वेज में? यहाँ पे हम इसको प्रोसीजर्स भी कहते हैं। फंक्शंस क्यों लिखे जाते हैं, क्या रीजन होती है फंक्शन लिखने की? सर ताकि कोई कोड रिपीट करना हो तो उसको रिपीट करना आसान हो, थोरली वो कोड दोबारा ना लिखना पड़े, कोड एफिशिएंट हो जाए, मॉड्यूल्स में डिवाइड होके। सही है। तो यहाँ पे भी हम प्रोसीजर्स लिख सकते हैं। प्रोसीजर लिखने का तरीका क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोसीजर लिखना है, जैसे हम लिखते हैं मेन प्रोसीजर proc, उसके बाद मेन में कोड आता है और फिर एंड पे लिख देते हैं मेन एंड और उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखते हैं एंड मेन। मेन एंड के तो मेन प्रोसीजर है यहां से यहां तक, ये प्रोग्राम का है। इस एंड मेन से पहले आप यहां पे कोई प्रोसीजर डिफाइन कर सकते हैं, जितने प्रोसीजर डिफाइन करना चाहें। प्रोसीजर डिफाइन करने का प्रोसीजर का मतलब फंक्शंस है। मैं प्रोसीजर की टर्म यूज करूंगा क्योंकि आप प्रोसीजर टर्म यूज की जाती है और कुछ लैंग्वेज में प्रोसीजर बोलते हैं, कुछ में फंक्शन बोलते हैं, एक ही बात है। फंक्शन लिखना है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई डिस्प्ले का फंक्शन लिखना है तो यहां पे फंक्शन का नाम रखेंगे कोई, यहां पर डिस्प्ले, मैं लिखूंगा डिस्प्ले प्रोसीजर और इस जगह पे उसका कोड आएगा सारा और फिर लिखूंगा डिस्प्ले एंड। ये प्रोसीजर लिखने का तरीका है। प्रोसीजर कहां से स्टार्ट होगा? प्रोसीजर का नेम लिखेंगे, साथ proc लिख देंगे, डिस्प्ले proc और डिस्प्ले एंड पे लिखेंगे। लेकिन ये एंड में जो लाइन है ना, ये सबसे एंड वाली लाइन होगी फाइल की, इससे पहले लिखना है। और ऐसा भी नहीं करना कि मेन एंड बी के दरमियान लिख दो, ये मेन प्रोसीजर का स्कोप है यहां से यहां तक, उसके बाद लिख लें, या मेन प्रोसीजर से पहले लिख लें डॉट कोड के अंदर, डॉट कोड सेक्शन के अंदर ही लिखने हैं सारे। डिस्प्ले proc डिस्प्ले एंट्री, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक डॉट डाटा स्ट्रिंग थी str, मैं उसको डिस्प्ले कराना चाहता हूं, उसके लिए प्रोसीजर लिख दूं, मैं डिस्प्ले proc लिखूंगा। अब जब डिस्प्ले फंक्शन लिख ले तो उसकी डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जो कोड लिखने का वो नॉर्मल कोड जैसे होगा मूव dx ऑफसेट ऑफसेट str string move ax 9 interrupt 21। तो ये डिस्प्ले का कोड लिखा। प्रोसीजर लिखेंगे में डिस्प्ले proc, प्रोसीजर में जो कोड आ रहा है कोड लिखेंगे और डिस्प्ले एंड। सिर्फ एक काम करना है, डिस्प्ले एंड से पहले एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे ret। इस इंस्ट्रक्शन को कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया जाता, रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं, ret लिख देते हैं।
रिटर्न स्टेटमेंट। और जहां से इस प्रोसीजर को कॉल करना है, जहां से इस प्रोसीजर को कॉल करना है, इस फॉर्मूला में मेन प्रोसीजर में लिखा तो मूव ax data move ax move dx ds ax डाटा सेट में इनिशियलाइज किया। जहां से इस प्रोसीजर को कॉल करना है वहां पे लिखेंगे कॉल, आगे प्रोसीजर का नेम डिस्प्ले, कॉल डिस्प्ले लिखेंगे और फिर आगे मेन का जो भी कोड लिखना है लिखेंगे। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया हुआ f फंक्शन है, तो जहां पे कॉल करना है वहां पे सिर्फ न्यू लिख देते हैं f मेन के अंदर, तो ये इस फंक्शन को कॉल कर देता है। यहां पे कॉल की स्टेटमेंट लिखते हैं, कॉल की सेक्शन और उसके साथ फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो वो वाली जो हमारे पास फंक्शन है वो कॉल हो जाता है। तो एक्चुअल में प्रोसीजर नेम, फिर ये दो इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन जहां से प्रोसीजर को कॉल किया जाएगा, और रिटर्न इंस्ट्रक्शन जहां प्रोसीजर एंड हो रहा है उससे पहले लिखेंगे ताकि वो वापस रिटर्न हो जाए। तो फ्लो कैसे होता है प्रोग्राम का, ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, फिर जब कॉल डिस्प्ले होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको चलाएगा, रिटर्न होगा तो फिर वापस इस अगली लाइन पे चला जाएगा, और फिर आगे प्रोग्राम जो भी कर रहा है वो काम करेगा। आगे समझ बात की जी, ये क्लियर है कि फंक्शन कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट, अब अज्यूम करें मेरे पास में कोड था, मैंने लिखा हुआ मेन प्रोसीजर, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले का भी लिख देता हूँ, डिस्प्ले प्रोसीजर, डिस्प्ले का कोड है रिटर्न आ गया, डिस्प्ले एंटी आ गया, और एंड मेन आ गया। मेन प्रोसीजर में स्टार्ट में कुछ कोड था, मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉल डिस्प्ले, फिर कुछ कोड है, फिर कॉल डिस्प्ले, फिर कुछ कोड है, और मेन एंटी। ये बताया मुझे हाई लेवल में भी हम ऐसे ही करते हैं, फंक्शन को कॉल किया, फिर कुछ कोड आया, फिर जहां जरूरत पड़ी फंक्शन कॉल कर लिया। जब ये फंक्शन कॉल किया जाता है किसी हाई लेवल लैंग्वेज में, तो क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग के वक्त क्या हो रहा होता है, क्या प्रोसीजर होते हैं फंक्शन कॉलिंग के वक्त? जी तो बताएं स्टूडेंट, हाई लेवल लैंग्वेज में फंक्शन कॉल करते हैं तो आपका प्रोग्राम अब कहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है? फंक्शन कॉलिंग के बाद आगे क्या कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है? सर जो कॉल फंक्शन मतलब के नीचे होती है, उससे उसी जगह से जहाँ पर हमने कॉल किया होता है, तो वो रिटर्न भी कॉल डिस्प्ले पर आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट फर्दर इंस्ट्रक्शन हमारी कॉल होगी। बोलो होता क्या है एक्चुअल में, इधर आता है कॉल से वो इस पोजीशन पे आ जाता है, फिर ये सारा कोड चलाता है और रिटर्न से वापस इस अगली लाइन पे आ जाता है, फिर ये चलता है सारा कोड, फिर कॉल डिस्प्ले से वापस इधर जाएगा, ये सारा चलेगा और फिर वापस इधर आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना हाई लेवल लैंग्वेज में, ये आपका प्रोग्राम का फ्लो चल रहा होता है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं मेरे पास ये हो, एक प्रोसीजर है F1 प्रोसीजर, 3 लाइनें इसके अंदर, फिर रिटर्न है, और F1 एंड B। एक प्रोसीजर है F2 प्रोसीजर, 2 लाइन 3 लाइन इसमें भी है, फिर रिटर्न है, और F2 एंड B। फिर है मेन प्रोसीजर, इसमें कुछ कोड लिखा गया, कॉल F1 किया गया और कॉल F2 किया गया, फिर कुछ कोड है और मेन एंड B। और एज एग्जांपल हम कहते हैं कि F1 के अंदर ये सेकंड लाइन थी ना, यहाँ पे लिख दिया गया था कॉल F2,
अब क्या होगा, मेन जो प्रोसीजर से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलते गई, जब F1 कॉल हुआ तो फंक्शन आ गया F1 में, यहां से ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर कॉल F2 हुआ तो F2 में आ गया, ये तीनों लाइनें चली, रिटर्न हुआ। अब जब यहां से रिटर्न होगा आपका प्रोग्राम तो इस जगह में जाएगा या इस जगह पे जाएगा, ये स्टैटिक 1 पे जाएगा या स्टैटिक 2 पे जाएगा? सर स्टैटिक 1 पे। स्टैटिक 1 पे हाई लेवल एग्जीक्यूशन में यही होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही है स्टैटिक 1 पे, क्योंकि जहां से कॉल हुआ था उसको वहां जाएगा और फिर ये प्रोग्राम चलेगा, F1 से वापस आ जाएगा, F1 से वापस आया, ये सारी लाइनें चली। अब जब कॉल F2 किया तो फिर कॉल F2 हुआ, यहाँ चल गया। अब जब रिटर्न हुआ तो यहाँ रिटर्न होगा या यहाँ पे स्टैटिक 2 पे जाएगा या स्टैटिक 1 पे रिटर्न होगा? स्टैटिक 2। क्यों? क्योंकि दूसरी दफा कॉल हुई, यहाँ से कॉल हुआ है, यहाँ पे चला गया। ठीक है, ये ऐसा ही होगा। लेकिन ये सारा कुछ मैनेज कैसे हो रहा होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, कैसे पता लगता है उसको? एक ही F1 फंक्शन है या F2 फंक्शन है, तो जिस पोजीशन से कॉल हो रहा होता है उससे अगली लाइन पे प्रोग्राम रिटर्न करता है, यानी उससे आगे से एग्जीक्यूशन शुरू करता है। अब F2 अगर मल्टीपल पोजीशंस पे कॉल हो रहा है तो आपके प्रोग्राम को, कंप्यूटर को ये कैसे पता लगता है कि अब इसने किस पोजीशन पे जाकर रिटर्न होना है जहां से आगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है? सर उसका आई गेस एड्रेस स्टोर हो जाता होगा। जी, एड्रेस स्टोर हो जाता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज में भी ये हो रहा था, लेकिन हमें पता नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको खास तौर पे देख सकते हैं। हर कॉल की इंस्ट्रक्शन दो ऑपरेशन करती है। कॉल की इंस्ट्रक्शन, जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, कॉल की इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है, जो करंट वैल्यू ऑफ आईपी रजिस्टर है, करंट वैल्यू ऑफ आईपी रजिस्टर है, उसको स्टैक में पुश करवा देती है, यानी स्टैक में स्टोर कराती है और स्टैक पॉइंटर को भी 2 से डिक्रीमेंट कर देती है, क्योंकि जब कोई स्टैक में चीज जाएगी तो स्टैक पॉइंटर 2 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो कॉल इंस्ट्रक्शन पे करंट वैल्यू ऑफ आईपी स्टैक में पुश कर दी जाएगी और हर रिटर्न इंस्ट्रक्शन पे टॉप ऑफ द स्टैक जो वैल्यू पड़ी है वो वापस आईपी रजिस्टर में लोड की जाती है। अब इस एग्जांपल को, हम पहले वाले एग्जांपल को समझते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि ये कॉल इंस्ट्रक्शन जहां लिखी गई है, इनको मैं कुछ एड्रेसेस असाइन कर देता हूं रैंडमली। मैं कह देता हूं मेमोरी में जब इन इंस्ट्रक्शन को एड्रेस मिला तो इससे पहले वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस था 0120, ये मैं रैंडमली खुद से कह रहा हूं, कुछ भी मिल सकता है। इसका एड्रेस था 0122, फिर से अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस था 0124, इसी तरह करते करते यहाँ पे जब आया तो इसका एड्रेस था 0211, इससे अगले का था 0213 और फिर आगे एड्रेस है। डिस्प्ले की इंस्ट्रक्शन की पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस था 0311, फिर 0322, चलते चलते यहाँ पे इसका एड्रेस था 0333। ये एड्रेसिंग है, यानी आपके प्रोग्राम को ये एड्रेसेस मिल गए जब वो मेमोरी में लोड कर दिए गए। कौन से एड्रेसेस? कोड सेगमेंट के एड्रेसेस। ये कोड सेगमेंट के एड्रेसेस हैं। कोड सेगमेंट में क्योंकि प्रोग्राम में कोड पड़ा होगा, जब ये कॉल की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कर रही होगी, अपनी एग्जीक्यूशन करेगी, आईपी यहाँ पे होता है तो वो इंस्ट्रक्शन चल जाती है। जब आईपी यहाँ पे आया और ये इंस्ट्रक्शन चलने लग गई, जब कोई एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कर रही हो तो आईपी रजिस्टर कहां पे पॉइंट कर रहा होता है? आईपी रजिस्टर कहां पॉइंट करता है जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती है? सर फिर अगली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की। जी बिल्कुल। तो जब 122 वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी तो आईपी रजिस्टर एक्चुअल में इस जगह आ जाएगा, 0124 पड़ा हुआ है।
कॉल के इंस्ट्रक्शन ने क्या ऑपरेशन करना है, जो करंट वैल्यू ऑफ आईपी रजिस्टर है उसको जाके स्टैक में स्टोर करा देना है। करंट वैल्यू ऑफ आईपी रजिस्टर क्या होगी, जब ये इंस्ट्रक्शन चल रही होगी तो करंट वैल्यू होगी 0124 स्टैक में पुश कर दी जाएगी। 0124 स्टैक में चला गया और स्टैक पॉइंटर अपडेट हो गया। स्टैक में 0124 चला गया। एक काम ये करना है, कॉल की इंस्ट्रक्शन ने स्टैक में पुश करना है। दूसरा ऑपरेशन क्या करना है, स्टैक कॉल की इंस्ट्रक्शन दूसरा ऑपरेशन ये करना है कि आईपी रजिस्टर में जो फंक्शन कॉल किया जा रहा है उसकी पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करा देना है। तो आईपी रजिस्टर में फंक्शन डिस्प्ले कॉल किया जा रहा है तो यहां पे आ जाएगा 0311। आईपी रजिस्टर में 0311 आ जाएगा। कॉल की इंस्ट्रक्शन के यही दो काम है। क्या दो काम है, आईपी रजिस्टर की करंट वैल्यू को स्टैक में पुश कर देना और आईपी रजिस्टर में फंक्शन की पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कॉपी कर देना। पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 0311 था तो यहां पे आ गया। कॉल की इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई। अब जब कॉल की इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई तो अब जब अगली इंस्ट्रक्शन चलने की बारी आएगी तो कौन सी इंस्ट्रक्शन चलेगी, जिसका एड्रेस आईपी में पड़ा होता है। तो आईपी में क्या पड़ा हुआ है, आईपी में 0311 पड़ा है। तो इस वजह से आपका ये वाला प्रोसीजर चलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आईपी अपडेट होगी, यहां पे आ गया। समझ आ गई बात की। तो स्टैक में जहां भी स्टैक पॉइंटर था नीचे आ गया। यहां तक समझ आया? यहां तक कोई क्वेश्चन हो भी पूछे मुझसे। कॉल की सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछे। अब आईपी सेक्शन ये वाली सेक्शन चलाएगा, फिर ये वाली चलाएगा, फिर ये चलाता रहेगा। जब आईपी इधर आएगा रिटर्न की सेक्शन पे, रिटर्न की सेक्शन में क्या काम करना है, रिटर्न की इंस्ट्रक्शन स्टैक से एक वैल्यू पॉप करवाती है। जो भी स्टैक में वैल्यू पड़ी उसको पॉप करवाएगी और पॉप करवा के आईपी रजिस्टर में लोड कर देगी। आईपी में आएगा 0124। रिटर्न की स्टेटमेंट का काम है स्टैक से एक वैल्यू पॉप करवाना और आईपी में रखवा देना। अब जब आईपी में 0124 आएगा तो एक्चुअल में क्या होगा कि आपका प्रोग्राम वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा और व्हिच मींस जब फंक्शन ने पूरा काम कर लिया और रिटर्न किया तो आपका प्रोग्राम जहां से फंक्शन कॉल हुआ था उस अगली लाइन पे आ गया। इस तरह से स्टैक को यूज करते हुए पुश और पॉप की इंस्ट्रक्शन, कॉल और रिटर्न की इंस्ट्रक्शन के थ्रू फंक्शन कॉलिंग की जाती है और उससे वापस आया जाता है। कैसे पता लगता है रिटर्न की स्टेटमेंट को कि वापस उसी पोजीशन पे भेजना है? वो रिटर्न की स्टेटमेंट का कोई काम नहीं है, वो एक्चुअली में स्टैक में पड़ा होता है एड्रेस, वहां से वापस लोड कर दिया जाता है आईपी रजिस्टर के अंदर। समझ आ गई बात? सर ये सारा काम हमेशा से स्टैक में ही होता था। स्टैक से मतलब कि जब से कंप्यूटर बना तो स्टैक में ही यूज हो रहा है कि स्टैक से पहले भी कोई चीज यूज होती थी? ये एड्रेस जो हम प्रोग्रामिंग में करते स्टैक ही होता है, उसकी रीजन है ना। तो इस वाली तरह एग्जांपल में एक बात हमारा समझते हैं। मैं इनको कोई एड्रेस असाइन करता हूं, मैं कहता हूं कि मेरा प्रोसीजर है ये कॉल की सेक्शन का एड्रेस था 0120, इस अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है 0122। ठीक है, सिर्फ F1 तक रहते हैं, F2 जो कॉल किया है। फिर F1 की जो पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो है 0130, इस अगली इंस्ट्रक्शन का 0133, फिर 134, रिटर्न का 134। मैं रैंडमली असाइन करती हूं। F2 की पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है 0140, 141, ये 144 है। अब क्या होगा जब कॉल करेंगे? आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। 0120 वाली इंस्ट्रक्शन जब चला रहा होगा तो आईपी कहां पे था? जब 0120 वाली चला रहा होगा तो आईपी जो था ये स्टैक है, टॉप ऑफ द स्टैक अभी ये एसपी आ गया। जब कॉल F1 वो करेगा तो वो क्या करेगा, F1 से आगे वाली इंस्ट्रक्शन है आईपी इस पोजीशन पे था, इसकी वैल्यू को स्टैक में पुश कर देगा। कॉल की इंस्ट्रक्शन है क्या करना है, यहां पे 0122 स्टैक में पुश कर दिया और आईपी को नई वैल्यू क्या दे दी, आईपी को नई वैल्यू दे दी 130। क्यों? क्योंकि F1 की पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 130 था।
समझ आ रही बात? Yes, sir. आपका प्रोग्राम 130 पे गया, इस इंस्ट्रक्शन को चलाया, जब वो 133 वाले इंस्ट्रक्शन को चलाने लगा कॉल F2, तो कॉल F2 में क्या करना है, जब वो इस इंस्ट्रक्शन को चला रहा होगा तो उस वक्त IP 134 पे होगा, तो IP की जो 134 वाली वैल्यू थी, कॉल F2 क्या करेगा, 134 को स्टैक में पुश कर देगा, SP इधर आ जाएगा, स्टैक में 134 चला गया, अब लेटेस्ट स्टैक 134 पे है और आपके IP को अपडेट करके ले जाया जाएगा इस पोजीशन पे, यहां से आपका IP इस पोजीशन पे चला गया 140 में। अब 140 वाली इंस्ट्रक्शन चली, 141 वाली चली, फिर 144 की वैल्यू जब आई, इसलिए रिटर्न करना है। रिटर्न स्टेटमेंट का क्या काम है, टॉप ऑफ द स्टैक जो वैल्यू पड़ी है वहां से पॉप करवाओ और IP में लोड कर दो। तो टॉप ऑफ द स्टैक पड़ा 134, इसको पॉप करवा के IP में लोड कर दिया जाएगा। जब IP में 134 आया था, इसका मतलब है आपका प्रोग्राम वापस इस पोजीशन पे आ गया जहां से F2 कॉल हुआ है। फिर यहां से जब रिटर्न स्टेटमेंट चलेगी तो अब ये वाली टॉप ऑफ द स्टैक से वैल्यू उठाएगी, तो यहां से टॉप ऑफ द स्टैक क्या पड़ा, 122 पड़ा है। जब ये उठाएगी तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम वापस इस पोजीशन पे चला। यही चलना चाहिए था, कॉल F1 हो, F1 से F2 में गए, F2 खत्म हुआ, वापस इधर आओ, यहां से वापस जाओ तो मेल में चले जाओ। तो एक्चुअल में जैसे जैसे एक फंक्शन के अंदर अगला फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर अगला फंक्शन कॉल करेंगे, उसके ऑर्डर के अंदर ही पुश करवाता जाएगा उनके रिटर्निंग एड्रेस, इसे कहते हैं रिटर्निंग एड्रेस, जहां उसने वापस रिटर्न होना है, और वापसी पे पॉप करवाते रहेंगे तो वापस वो अपनी अपनी पोजीशन पे आता रहेगा, प्रोग्राम आपका उसी जगह से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। समझ आ रही है बात की? Yes, sir. जरा इसको एक दफा हम इंप्लीमेंट को एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं। मैं ना एक छोटा सा कोड लिख लेता हूं, यहाँ पे एंटर हेक्सा नंबर, एक स्ट्रिंग 1 है, यहाँ पे एक प्रोसीजर लिखता हूं, डिस्प्ले प्रोसीजर, और इसमें कहते हैं डिस्प्ले एंट्री, इसमें कहते हैं मूव dx comma offset of str1 string 1 नाम है इसका, yes, move ax comma 09 तब 21 ऐसा वो रिटर्न स्टेटमेंट लिखी ये पर्पस डिस्प्ले प्रोसीजर है। यहाँ पर आगे हमने सिर्फ ये करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी नहीं है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया कॉल डिस्प्ले, सेव किया, और यहाँ तक मैं सर डिस्प्ले की स्पेलिंग प्रोसीजर में, ठीक है, डिस्प्ले एग्जीक्यूट कर दिया, इसको मैं डिबगर में लो, अगर चला चाहे तो ये टास्क चला लें, एंटर हेक्सा नंबर स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है। मैं इसको डिबगर में लोड कर लेता हूँ, डिबग task.exe अनअसेंबल किया। अच्छा, पहले अनअसेंबल को जरा मैच करते हैं लाइंस को। फर्स्ट लाइन थी मूव ax, @data, ये रिप्लेस हो गई मूव ax, 076b से। अगली लाइन थी मूव ds, x, मूव ds, x वैसी आ गई। कॉल डिस्प्ले देखें रिप्लेस हुई है किससे, कॉल 000c। तो एक्चुअल में कॉल की इंस्ट्रक्शन में जब हम फंक्शन का जो नाम लिखते हैं वो खत्म होके रिप्लेस हो जाता है प्रोग्राम में जाके उस एड्रेस से जहां से डिस्प्ले फंक्शन स्टार्ट हो रहा होता है, वो आगे जाके हम देखते हैं। आगे AH, 4C और इंटरप्ट 21 की इंस्ट्रक्शन है, यहाँ प्रोसीजर खत्म हो गया। अब जरा देखिएगा मूव dx, ऑफसेट ऑफ स्ट्रिंग 1, तो ये मूव ds, 004 एक्चुअल में स्ट्रिंग 1 का एड्रेस 004 है। फिर AH, 09 इंटरप्ट 21 और रिटर्न स्टेटमेंट ऐसे RET लिखा है। तो एक्चुअल में जो ये डिस्प्ले का एड्रेस था, डिस्प्ले इंस्ट्रक्शन यहां से शुरू हो रही थी, डिस्प्ले का प्रोसीजर 00c से, तो कॉल की इंस्ट्रक्शन ने डिस्प्ले की जगह पे 00c लिख दी। प्रोग्राम में लोड हुए थे
जो डिस्प्ले की प्रोग्राम डिस्प्ले फंक्शन को पहले इंस्ट्रक्शन को एड्रेस मिलेगा, डिस्प्ले की जगह पे वो आ जाएगा कॉल के साथ। जरा इसको ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं। ट्रेस किया, AX में DS में इनिशियलाइज किया। अब जरा कॉल की इंस्ट्रक्शन है, चीजों को जरा समझना है। SP रजिस्टर देखें 0100 पे है, IP रजिस्टर में 005 पड़ा है और मैं इंस्ट्रक्शन चलाने लगा हूं कॉल 000C। मुझे बताएं इस इंस्ट्रक्शन की ट्रेस करने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे और किस किस रजिस्टर में क्या क्या वैल्यू होगी। मुझे एग्जैक्ट चेंज और क्या क्या वैल्यूज किन रजिस्टर में आएंगी वो बता दें। जो बताएगा उसके जो मिनिमम क्विज में नंबर होंगे उसको मैं फुल कर दूंगा, कोई एक क्विज के नंबर दूंगा जिस स्टूडेंट ने आंसर किया ठीक। मैं बताऊं सर? जी बताइए बेटा। सर IP में चला जाएगा 00F। 00F जी, क्योंकि अगली लाइन जाएगी ना फंक्शन कॉल की। नहीं, फंक्शन में तो पहला एड्रेस 00C है। फंक्शन की पहली लाइन का एड्रेस क्या है? मूव DX, 004, ये 00C है। तो उससे अगली लाइन का जाएगा ना IP में। इसका मतलब फंक्शन में फिर ये वाली लाइन चलेगी ही नहीं, मूव DX, ऑफसेट स्ट्रिंग वाली। सर IP के जो एड्रेस है उसके अंदर 00C आ जाएगा और जो स्टैक है उसके अंदर ये जो IP की वैल्यू उसमें चली जाएगी। और क्या चेंज आएगा? और चेंज बताएं क्या आएगा? सर तो BX में 0004 आ जाएगा। BX में नहीं, वो तो जब उसकी इंस्ट्रक्शन चलाएंगे तो आएगा ना। हम तो सिर्फ कॉल की इंस्ट्रक्शन के बाद की प्रोसेस पूछ रहे हैं। तो SP पॉइंटर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। SP पॉइंटर की वैल्यू भी चेंज होगी क्योंकि स्टैक में कुछ पुश हो रहा है तो इसकी बेस पे SP पॉइंटर भी 00FE हो जाएगा। ट्रेस करें तो देखें IP में आ गया 00C, स्टैक पॉइंटर में आ गया 00FE। अब जरा डंप करके देखते हैं क्या वाकई में जो हमने कॉल की इंस्ट्रक्शन चलाई है, कॉल की इंस्ट्रक्शन पड़ी थी 005 पे, IP में 005 पड़ा, इससे अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो था वो उसका स्टैक में गया भी है या नहीं गया। तो स्टैक को 000 से लेके मैं 1 तक डंप करता हूं। अगर नोट करें तो यहाँ पे 008 जा रहा है, 0008 स्टैक के 00FE वाले पोर्शन पे 008 गया। क्यों? क्योंकि जो ये 005 वाली इंस्ट्रक्शन चली थी, अनअसेंबल करके देख लें दोबारा से। अनअसेंबल ये कॉल वाली इंस्ट्रक्शन थी, कॉल 00C, इससे अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 0008 था, वो स्टैक में पुश करवा दिया गया। अब जब हम ट्रेस करेंगे DX में 004 आया, AX में 09 आया, इंटरप्ट के लिए प्रोसीड किया, स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। अब आ गई रिटर्न की इंस्ट्रक्शन। अब रिटर्न की इंस्ट्रक्शन की दफा क्या होगा? IP में वो वैल्यू आ जाएगी जो स्टैक में पड़ी थी, पुश हुई थी और स्टैक पॉइंटर अपडेट हो गया था। तो स्टैक में 008 गया था, तो इसकी ट्रेस के बाद देखें तो स्टैक IP में 008 आ गया और स्टैक पॉइंटर वापस अपडेट हो गया FE से 100 पे आ गया, पॉप करवा दिया गया उसमें से। इस तरह से स्टैक को यूज करते हैं, स्टैक में पुश और पॉप को स्टैक में डाटा पुश करवाया जाता है रिटर्निंग एड्रेस और रिटर्न के वक्त पॉप करवा दिया जाता है। तो इस तरह से फंक्शन कॉलिंग की जाती है। समझ आइए बात की? कैसे? अब एक और आंसर करें। ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं, डिस्प्ले के अंदर जाके कहीं पे भी डिस्प्ले का प्रोग्राम था, डिस्प्ले में जो काम कर रहा हूं, करते करते कहीं पे मैंने ना पुश यूज कर ली, डिस्प्ले में पुश यूज कर ली, तो क्या आपका प्रोग्राम ठीक चल जाएगा? सिर्फ पुश यूज किया और कोई इंस्ट्रक्शन यूज नहीं की। तो गलत नहीं हो जाएगा? पुश करने से वो उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी IP की। टॉप ऑफ द स्टैक बदल जाएगा, वो वाली तो जगह रहेगी, उसके ऊपर एक और नई वैल्यू आ गई। तो फंक्शन कॉलिंग में इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि अगर कभी आपने फंक्शन कॉल करके फंक्शन के अंदर अगर पुश इंस्ट्रक्शन यूज कर ली है तो जितनी पुश इंस्ट्रक्शन यूज की है उतनी पॉप भी यूज करें।
ताकि जो कुछ पुश किया गया वो सब कुछ कॉपी करवा लिया जाए। तो फिर तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर खाली पुश यूज की और टॉप ऑफ द स्टैक में कोई और नई चीज आ गई, तो रिटर्न स्टेटमेंट को ये नहीं पता कि उसने जो एड्रेस उठाना है वो एक्यूरेट एड्रेस क्या है। उसको सिर्फ ये पता है कि उसने टॉप ऑफ द स्टैक से वैल्यू उठानी है। तो टॉप ऑफ द स्टैक में अगर बदल दिया गया तो रिटर्निंग एड्रेस बदल जाएगा, जिसकी वजह से इशू आने लगेगा। समझ आ रही बात? यस सर। नंबर थर्ड जो चीज है इसमें डिस्कस करने की कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में तो फंक्शन जब कॉल करते हैं तो फंक्शन को पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन को पैरामीटर कैसे पास किए जाए, आर्गुमेंट कैसे पास किए जाए, यहाँ पर टिपिकल कोई वे नहीं है आर्गुमेंट पास करने का। तो फिर कैसे मैनेज किया जाए आर्गुमेंट? हम चाहते हैं कि मेन से कोई आर्गुमेंट जाए, तो उसके दो तरीके। अगर कोई आर्गुमेंट पास करना है तो नंबर 1 या तो किसी रजिस्टर में स्टोर करा लो, रजिस्टर को यूज कर लो। नंबर 2 डाटा सेक्शन में वेरिएबल्स या अरेज को यूज कर ले। बस मैं चाहता हूं कि मैंने किसी रजिस्टर ऐसे ही फंक्शन से अगर कोई चीज रिटर्न करनी है तो फंक्शन अपना काम खत्म करने के बाद किसी रजिस्टर में स्टोर करा दे, मेन में आकर उस रजिस्टर से वैल्यू उठा ले, या फंक्शन किसी अरे में या स्ट्रिंग में सेव करवा दे, वहां से उठा ले। यही तरीके है। फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन को कहना है कि मैं एक फंक्शन लिखना है डिस्प्ले हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर को डिस्प्ले कराना है। कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर को? वो जिस रजिस्टर में आप रखते हैं नीचे जाकर उस रजिस्टर को डिस्प्ले कराना है। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से dx में लोड कर दूं नंबर dx, 1 2 3 4 और हेक्साडेसिमल का फंक्शन कॉल करूं तो वो आपको डिस्प्ले करवा देगा। ऐसे ही अगर मैं इनपुट हेक्साडेसिमल नंबर का फंक्शन लिख लूं जो इनपुट लेने के बाद dx में नंबर लिख दे, जब मेन में वापस आऊं तो dx में नंबर पड़ा होगा, वो बदलेगा नहीं। तो इस तरह से हम कह देंगे कि फंक्शन ने उस कॉन्सेप्चुअली ये समझ लेंगे कि फंक्शन ने dx में वैल्यू रख के रिटर्न कर दी। लेकिन एक्चुअली वो जो रिटर्न के साथ कोई चीज भेजना या फंक्शन को पास करना, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। समझ आ रही है बात? जी, कोई क्वेश्चन हो अभी तक का? कोई भी क्वेश्चन हो?